भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं वंश और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। 2.08 किलोमीटर लंबे ब्रिज की नींव नवंबर 2019 में ही मोदी ने रख दी थी। भाषा विवाद के कारण तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन कार्यक्रम में नहीं आए। ब्रिज रामेश्वरम को भारत के मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही नवंबर 2019 में इसकी नींव रखी थी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस पे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेन के लिए डिजाइन किया गया है। स्टील से बने नए ब्रिज पर पॉलीसिलॉक्सेन कोटिंग की गई है, जो इसे जंग और समुद्र के नमकीन पानी से बचाएगी। पुराना पुल 2022 में जंग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था। इसके बाद से रामेश्वरम और मंडपम के बीच रेलवे कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और केंद्रीय सरकार के बीच नई शिक्षा नीति और ट्राइलिंगुअल पॉलिसी को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रामेश्वरम पहुंचे। इस दौरान सीएम स्टालिन ने ना ही उन्हें रिसीव करने आए और ना ही उनके कार्यक्रम में पहुंचे। पीएम मोदी ने रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज और अन्य योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। जनसभा के दौरान उन्होंने भाषा विवाद का जिक्र किए बिना डीएम के नेताओं और सीएम एम.के. स्टालिन को नसीहत दे दी। पीएम ने कहा, मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि वह तत्कारी की पढ़ाई तमिल भाषा में रखें। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के कई नेता की चिंताएं मेरे पास आती हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि कोई नेता तमिल में अपने सिग्नेचर्स नहीं करता। तमिल का गौरव बनाने के लिए इन लोगों को स्थानीय भाषा में सिग्नेचर करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ बिल को शनिवार देर रात को मंजूरी दे दी। सरकार ने नए कानूनों को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी की गई। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये बिल अब कानून 2 अप्रैल को लोकसभा पर 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल की हो चुकी हैं। नई याचिका केरला के सुन्नी मुस्लिम संगठन केरला जमीयत उल उलेमा ने दायर की है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इससे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी विधायक अमतुल्ला खान, सिविल राइट्स संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और जामियत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदानी अलग अलग याचिकाएं लगा चुके हैं। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने शनिवार को कहा कि ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड का दौर अब खत्म हो चुका है। अब दुनिया एक नए युग में जा रही है, जो काफी खतरनाक होने वाला है। पीएम वोंग ने कहा कि लोगों को ये मान लेना चाहिए कि चिंता का दौर अब आ चुका है। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। चीजें बार बार बदल सकती हैं, इसके लिए पहले से तैयारी रहनी चाहिए। वोंग ने चेतावनी दे दी कि टैरिफ से वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है और ये एक बड़ी ट्रेड वॉर को जन्म दे सकता है। उनका मानना है कि इससे सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा और आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ समस्या का सिंगापुर जैसे छोटे और व्यापार पर निर्भर देशों पर ज्यादा असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद श्रीलंका ने 12 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। पीएम ने कल श्रीलंकन राष्ट्रपति दिसिन्याके से मछुआरों की रिहाई पर बात की थी। नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय श्रीलंकन दौरे पर भारत लौट आए हैं। इससे पहले उन्होंने आज बौद्ध तीर्थ अनुराधापुरम में माहो ओमनथाई रेल लाइन का उद्घाटन और सिग्नल सिस्टम का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने श्रीलंकन राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसिन्याके के साथ ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। अब बात करते हैं व्यापार जगत की खबरों से। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। टैरिफ डेवलपमेंट, एफओएमसी मिनट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, आरबीआई पॉलिसी,
डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, FII, DII फ्लो और अपकमिंग IPO पर बाजार की नजर रहेगी। ग्लोबल लेवल पर सभी निवेशकों की नजरें टैरिफ से जुड़ी आगे की एक्टिविटीज पर रहेगी। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले सप्ताह घोषित टैरिफ के रेट्स पर अड़े हुए हैं। वे टैरिफ्स का बचाव कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ्स ने उन्हें नेगोशिएशन की पावर दी है। उन्होंने अपने पिछले प्रशासन में इसे एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया था और अब दूसरे कार्यकाल में इसे एक नए स्तर पर ले गए हैं और पूरे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को अस्त व्यस्त कर दिया है। फाइनेंशियल कमेंटेटर और CNBC के शो मैड मनी के होस्ट जिम क्रैमर ने 1987 जैसे ब्लैक मंडे आने की भविष्यवाणी की है। क्रैमर ने अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दुनिया भर का देशों पर लगाई गई रेसिप्रोकल टैरिफ को इसे वजह बताया है। क्रैमर ने कहा, अगर ट्रंप नियमों का पालन करने वाले देशों को राहत नहीं देते हैं तो 1987 जैसी परिदशा 3 दिन की गिरावट और फिर सोमवार को 22% की गिरावट सबसे संभावित है। हमें ये जानने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब अंत करते हैं खबरें खेल जगत की खबरों से। CSK का पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अभी ही रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। धोनी ने एक पॉडकास्ट में IPL से संन्यास के सवाल पर कहा, नहीं, अभी नहीं, मैं अभी भी IPL में खेल रहा हूँ। रविवार को इंदौर के यूट्यूबर राज शमानी ने पॉडकास्ट अपलोड किया, जिसमें धोनी ने अपने संन्यास पर कहा, मैं खुद को 1 साल का समय देता हूँ। अभी मैं 43 साल का हूँ और IPL 2025 को खत्म होने के तक 44 साल का हो जाऊंगा। इसके बाद मेरे पास 10 महीने का समय होगा ये जानने के लिए कि मैं आगे खेल सकता हूं या नहीं, लेकिन इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, बल्कि मेरा शरीर करता है। वर्ल्ड नंबर 1 इटालियन टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर पर डोपिंग के चलते वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन वाडा ने हाल ही में बैन लगाया था। पिछले साल उनके 2 डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन पर इस साल 9 फरवरी से 4 मई तक का बैन लगाया गया है। दरअसल मार्च 2024 में हुए इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के दौरान उनके शरीर में एक कोलेस्ट्रॉल नामक प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया है। यह पदार्थ उनके शरीर में एक स्प्रे के माध्यम से गया था। शनिवार को सिनर ने बैन के बाद स्काई स्पोर्ट्स में अपना एक पहला इंटरव्यू दिया। तो आज के खंड में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज। मैं हूं वर्ष। धन्यवाद।